चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा दरोगा एसआई सेट इसका 1 है। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमें बोलता है कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ ये कहाँ मिला है? तो ये हमारा मिला है मोहनजोदड़ो। ये का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता से क्या मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता से कब्रिस्तान मिला है। उसका पूरा नाम क्या है? तो RH-37 कब्रिस्तान हड़प्पा सभ्यता से मिला है। अब मोहनजोदड़ो से हमें तो पहला बात विशाल स्नानागार मिला है। उसके बाद एक मिला है कांसे की नृत्य मूर्ति, एक कांसे की नर्तकी मिली है, नर्तकी यह कांसा की है और यह नाचते हुए डांसिंग में यह दिखाई गई है। अब देखो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा था? जुड़वा राजधानी कहने वाले थे पिगट। इन्होंने क्या कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी है और इन दोनों के बीच जो हमारा दूरी है वो है 483 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी है। ठीक है, अब देखते हैं हम, ये हो गया। अब हम ये बात कर लेते हैं थोड़ा लोथल के बारे में। अब लोथल क्या है? तो लोथल को हम लोग बोलते हैं कि यह एक बंदरगाह है। बंदरगाह है, लोथल एक बंदरगाह है या फिर इसको हम लोग बोलते हैं गोदीवाड़ा। लोथल क्या है? बंदरगाह या गोदीवाड़ा है। और यह लोथल किस नदी पे किनारे है? तो यह लोथल भोगवा नदी किनारे है। किस नदी किनारे है? तो भोगवा नदी किनारे है। और यह किस राज्य में है? तो यह राज्य है आपका गुजरात। गुजरात राज्य में यह पड़ता है। और कालीबंगा, कालीबंगा यह राजस्थान में स्थित है। और कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी, यानी यहाँ से काले रंग की चूड़ी प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट होगा ऑप्शन बी। दूसरा नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? तो सबसे पवित्र नदी आपका माना गया है सरस्वती नदी को। ठीक है, और गंगा का ऋग्वेद में गंगा की चर्चा एक बार है और यमुना की चर्चा आपका 3 बार है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो राजगिर थी। अब देखो हम इसको थोड़ा मतलब लॉन्ग में बताते हैं। मगध की राजधानी, पहले देखो क्या हुआ, पहले हमारा जो मगध है वहाँ पे एक हर्यक वंश आया। यानी हर्यक वंश को हम क्या कहते हैं? इंडिया का फर्स्ट वंश, यानी प्रथम भारत का जो प्रथम कोई वंश था तो प्रमाणिक वंश, तो ये हर्यक वंश था। अब हर्यक वंश में राजा हुए, एक हुआ बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हुए। उसके बाद हर्यक वंश में हुआ अजातशत्रु। कौन हुआ? अजातशत्रु। अजातशत्रु अजातशत्रु ये दोनों अपनी राजधानी को कहाँ बसाए थे? ये दोनों अपनी राजधानी को यहाँ राजगीर में ही रहने दिए। तो प्रथम राजधानी तो राजगीर हो गई। अब याद रखिएगा ये हमारा क्या हो गया? तो प्रथम राजधानी राजगीर हो गया। अब राजगीर के बाद अजातशत्रु के बाद अजातशत्रु का बेटा हुआ उदयन। अजातशत्रु का बेटा कौन हुआ? तो उदयन। इसने क्या किया कि इसने अपनी राजधानी को लेकर चला गया पाटलिपुत्रा में। अपनी राजधानी को लेकर पाटलिपुत्र में चला गया। तो सेकेंड मगध की अगर पूछा जाए कि मगध की जो दूसरी राजधानी बनी तो वो पाटलिपुत्रा बनी। अब मगध की राजधानी कहाँ हो गई? तो पाटलिपुत्रा बनी। उदयन पाटलिपुत्रा लेकर चला आया तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा है। अब हर्यक वंश के अंत के बाद हर्यक वंश के अंत के बाद आया शुंग वंश, सॉरी शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में एक राजा हुआ, उसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग में कौन सा? शिशुनाग मतलब शिशुनाग वंश का संस्थापक हुआ शिशुनाग। शिशुनाग ने क्या किया कि राजधानी अभी पाटलिपुत्रा थी तो शिशुनाग राजा बनता है तो इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से कहाँ लेकर चलाया? तो वैशाली लेकर चलाया। तो वैशाली हमारा क्या हुई? थर्ड राजधानी हो गई। थर्ड राजधानी हो गई मतलब प्रथम राजधानी राजगीर बनी थी, दूसरा पाटलिपुत्रा बनी थी और तीसरा राजधानी वैशाली बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे राजधानी वैशाली बन गई। वैशाली कौन लेकर चलाया? तो शिशुनाग वैशाली लेकर चलाया। अब शिशुनाग का बेटा होता है कालाशोक। शिशुनाग का बेटा होता है कालाशोक। अब कालाशोक क्या करता है? कालाशोक करता है कि अब पुनः वैशाली से राजधानी उठाकर पुनः पाटलिपुत्रा लेकर चला आता है। तो ये आपका राजधानी का क्रम हुआ। तो अगर पूछा जाए कि मगध का जो प्रथम राजधानी है वो राजगीर है। ठीक है, अब देखो एक और बात, कालाशोक वापिस पाटलिपुत्रा लेकर चला आया तो कालाशोक के बाद फिर शिशुनाग वंश के बाद फिर नंद वंश आया। तो नंद वंश के समय भी राजधानी मगध ही थी, सॉरी पाटलिपुत्रा ही थी। मगध नंद वंश के बाद आया मौर्य वंश। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य हुए, अशोक के जितने भी महान शासक हुए ये सब कहाँ अपने राजधानी को रखे? तो इन्होंने अपना राजधानी को पाटलिपुत्रा ही रखा था। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंडिका, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के आपका लेखक है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज क्या था? तो मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का, यानी इसका सेलुकस का यह राजदूत था। राजदूत था। और जब शादी हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का कार्नेलिया के साथ तो ये मेगास्थनीज मतलब उनके कार्नेलिया के साथ ही ये भारत में आया था और इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
5 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो वो था जेम्स प्रिंसेप। ये 1837 में इन्होंने पढ़ने में सफलता हासिल की। गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? गुप्त वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था। अब हम एक बार इन गुप्त वंश के सारे शासकों के बारे में बता देते हैं। देखो, पहला श्रीगुप्त हुआ, उसके बाद हुआ घटोत्कच, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद हुआ समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद हुआ समुद्रगुप्त के बाद हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त के बाद हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद हुआ कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद हुआ कुमारगुप्त के बाद हुआ स्कंदगुप्त के बाद हुआ विष्णुगुप्त। यह गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक गुप्त वंश का विष्णुगुप्त था। ठीक है, अब आता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। यानी गुप्त शासक में कौन था? तो कुमारगुप्त था। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। और बोला जाए नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त किसने करवा दिया था? तो इसको ध्वस्त करवाया था आपका बख्तियार खिलजी कौन था? तो यह खिलजी था जो उस समय गौरी आया था ना, तो गौरी का यह सेनापति था। गौरी का सेनापति में ऐबक का नाम आता है, बख्तियार खिलजी का नाम आ जाता है, यल्दोज का नाम आता है, कुबाशा का नाम आता है। जो ऐबक का मुख्यतः 4 सेनापति थे। एक था कुतुबुद्दीन, ऐबक का नहीं, गौरी का टोटल 4 सेनापति थे। और उसमें एक का नाम आता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दोज, कुबाचा और यह बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो ऐबक को दिल्ली का क्षेत्र मिला था, तो उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1506 में किया था और 1206 में किया था और 1526 तक चली थी। और जो ऐबक का मृत्यु हो गया था, वो ऐबक का मृत्यु 1210 में हो गया था, पोलो खेलते समय। 8 नंबर क्वेश्चन, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? तो हर्षचरित लिखा गया है आपका बाणभट्ट के द्वारा। कालिदास का पुस्तक का नाम समझ लो, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, ये सारा कालिदास का पुस्तक हो जाएगा। अब वाल्मीकि कहाँ है? तो रामायण है। वाल्मीकि ने रामायण रखा। महाभारत किसने लिखा? तो वेद व्यास ने लिखा। महाभारत किसने लिखा? तो व्यास ने लिखा। और इसमें आपको हमने बता ही दिया कालिदास के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। अब दिल्ली सल्तनत से कुछ बात याद रखो। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 से लेकर 1526 तक होता है। ठीक है, इसका स्थापना किसने किया था? तो ऐबक ने किया है। 1526 में ऐसा क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत अंत हो जाता है? तो 1526 में पानीपत का सेकेंड युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है। किसके बीच? तो बाबर के बीच और लोदी वंश के बीच, यानी इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, जिसमें क्या होता है, बाबर जीत जाता है। बाबर क्या करता है? तो बाबर जीत जाता है। और जो दिल्ली सल्तनत पर टोटल 5 वंशों ने शासन किया था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी ऐबक से बाबर से युद्ध में हार जाता है, तो 1526 से लेकर मुगल वंश का स्थापना हो जाता है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण को किसने पूरा किया था? देखो, पूरा किया था आपका इल्तुतमिश ने। यह क्या किया था? काम को पूरा किया। जबकि ऐबक ने क्या किया था? तो यह काम को स्टार्ट किया था। यानी अगर पूछा जाए कुतुब मीनार को स्टार्ट किसने किया था बनवाने का काम? तो वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जबकि इल्तुतमिश ने क्या किया कि इल्तुतमिश ने इस काम को पूरा कर दिया। एक और क्वेश्चन, चालीसा दल को स्टार्ट किसने किया था? चालीसा दल को स्टार्ट किया सर इल्तुतमिश ने। जबकि इंड कौन कर दिया? तो बलवान ने। बलवान से एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, बलवान से कि रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया? तो बलवान ने किया था। चालीसा दल को समाप्त किसने किया? तो बलवान ने किया था। ठीक है, और इन्हीं के दरबार में अमीर खुसरो, अमीर हसन बलवान के दरबार में रहा करते थे। रजिया सुल्तान के बारे में लिखेगा कि यह भारत की प्रथम महिला शासक थी। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। ठीक है, इनका शासनकाल 1236 से 1240 तक माना जाता है। इनको डाकुओं ने मार दिया था। 11 नंबर क्वेश्चन आपका है, आगरा नगर की स्थापना किसने करवाया था? तो वो करवाया था सिकंदर लोदी ने। 12 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था? तो 1526 में। और किसके बीच हुआ था? तो अकबर के बीच और हेमू के बीच। अब हम पानीपत का आपको तीनों युद्ध बता देते हैं। यहाँ पे देखो, पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है वो होता 1526 में। यह किसके बीच हुआ था? तो यह बाबर के बीच हुआ था। और भरसे जिसके कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम
लोधी था। ठीक है, इसमें कौन जीतता है? तो यह बाबर इसमें जीत जाता है। उसके बाद आता है 1500, सॉरी, हाँ, उसके बाद 1557 में, 1556 में कौन सा होता है? तो पानीपत का सेकेंड युद्ध। इसमें क्या होता है? सेकेंड युद्ध। इसमें कौन कौन रहता है? तो इसमें रहता है हेमू और वर्सेस अकबर, लिख दीजिए। उस समय अकबर बहुत ही छोटा था। अकबर बहुत ही अकबर बहुत ही छोटा था जब अकबर का पिता हुमायूं, जब उनका डेथ हुआ था, तो अकबर उस समय पंजाब में था। और पंजाब में जो अकबर का जो सेनापति था बैरम खां, तो पंजाब में बैरम खां ने एक वहाँ पे कालानौर जगह है, तो कालानौर जगह में अकबर का बैरम खान ने राज्याभिषेक कर दिया था। और वहाँ से आया तब तक हेमू जो था वो दिल्ली पे कब्जा कर चुका था। तो अकबर उस समय युद्ध नहीं कर रहा था, अकबर 15 साल का था। तो अकबर का जो संरक्षण था बैरम खां, तो बैरम खां ने क्या किया? बैरम खान ने इसको युद्ध में जीत दिलाई थी, तो अकबर को, यानी अकबर इसमें जीत हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट आता है 1761 में। इसमें क्या हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। ये होता है आपका मराठा के बीच और वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच होता है। तो इसमें कौन जीतता है? तो आपका अब्दाली इसमें जीत जाता है। अहमद शाह अब्दाली इसमें जीत जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किनको कहा जाता था? तो पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं वुडस डिस्पैच को बोलते हैं। 1854 में लागू हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, अब बिहार में 1857 क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 16 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का देहांत हो गया था। यही वो व्यक्ति थे जिनके हाथ में गोली लगा था, तो अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को काट दिए थे और गंगा में प्रवेश कर दिए थे और बोले थे कि हम अपने हाथ को गंगा माँ को अर्पित कर दिए हैं। यही वीर कुंवर सिंह है, बिहार के जगदीशपुर के रहने वाले थे। 17 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना हुआ था 1885 में। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक का बात करते हैं तो संस्थापक इसके हो जाते हैं ए.ओ. ह्यूम, इसके संस्थापक हो जाते हैं। ठीक है, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनते हैं, प्रथम इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो इसके प्रथम अध्यक्ष हो जाते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी बोले तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष हो जाते हैं। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था, वो हुआ था, देखो इसको देख रहे हैं, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। समझते हैं इसको, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखो क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन 1905 में बंगाल का विभाजन स्टार्ट हुआ। ठीक, 1905 में बंगाल का विभाजन स्टार्ट हो गया था। अब बंगाल का विभाजन 1905 में स्टार्ट हुआ और उसके बाद स्वदेशी आंदोलन बंगाल में चलाया गया। ठीक है, तो 1911 में बंगाल विभाजन को क्या कर दिया? 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया कि बंगाल के विभाजन नहीं होगा। उसके बाद 1911 में भी एक और घटना होता है कि पहले हम लोग का जो भारत का राजधानी था वो था कोलकाता। उसके बाद क्या कर दिया? कोलकाता से राजधानी को दिल्ली ला दिया गया। कोलकाता से राजधानी को कहाँ शिफ्ट कर दिया? तो दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। तो 1911 से कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया गया। तो 1911 से भारत की जो राजधानी है वो दिल्ली ही है। ठीक, अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, या किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। लाला लाजपत राय ने के साइमन कमीशन के जब आया था तो उनके विद्रोह करते समय इनका डेथ हो गया था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना किया था किस चीज़ का, जो आगे हम चर्चा करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो पहला उन्होंने जन भाषण 1917 में दिया था। कहाँ पे दिया था? तो वो दिया था आपका चंपारण में, बिहार के चंपारण में। और इनका अगर पूछा जाए महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह कौन था, तो वो था चंपारण, इनका पहला सत्याग्रह था। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, रॉलेट एक आया था 1919 में, रॉलेट एक आया था, तो उसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1920 में क्या हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हो गया था। और 1930 में आपका हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसी के बीच दांडी यात्रा भी हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, चौरा चौरी घटना के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और चौरा चौरी घटना हुआ था 5 फरवरी 1922 को।
5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी के घटना हुआ था। ये चौरा चौरी घटना है क्या, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं कि देखो, जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट था तो असहयोग आंदोलन के जितने भी वहाँ के आंदोलनकारी थे तो वो बढ़ते गए, और ये यूपी के एक चौरा चौरी जगह है, यानी वो एक स्टेशन हुआ करता था, तो वहाँ पे ये लोग गए, और वहाँ पे जब इनको पुलिस ने एक बैरिकेड लगाकर इनको रोक रहा था पुलिस, और ये गए और पुलिस ने क्या कर दिया कि एक गोली चला दिया इन पे, ठीक है, एक पुलिस वाला गोली चला दिया इन पे। तो अब इन्होंने क्या किया कि एकदम पूरा उत्तेजना में आकर इन्होंने पुलिस को मार दिया, और लगभग 11 पुलिस कर्मियों को 21 पुलिस कर्मियों को इन्होंने जिंदा इन्होंने जला दिया जेल में, जेल को ही फूंक डाला इन्होंने। तो उसी के विरुद्ध में गांधी जी बोले कि तुम लोग ने हिंसा को अपना लिया है, तो हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो फिर गांधी जी को आई थिंक 12 फरवरी को गांधी जी को उठा ले गया 12 फरवरी को गांधी जी को जेल में डाल दिया। 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन को इन्होंने वापस ले लिया, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आता है, तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कहाँ आता है, तो साइमन कमीशन भारत में आता है, ठीक। इस साइमन कमीशन में टोटल 7 सदस्य थे, और वो सातों के सातों कौन थे, तो जो उसमें का जो सभी थे वो सभी कौन थे, तो वो सभी अंग्रेज थे। यानी भारत में जो साइमन कमीशन आया था, तो साइमन कमीशन सभी के सभी अंग्रेज थे। अब भारत में कोई भी घटना हो रहा है और उसमें आप भारतीय क्यों नहीं रखेंगे, तो भारत में कोई भी घटना को बारे में कौन बताएगा, भारत के प्रशासन के बारे में कौन बताएगा। तो इसलिए जो साइमन कमीशन गो बैक का नारा एकदम पूरा लगाया गया, जिसका मुख्य लीडर कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय का नाम इसमें आता है, लाला लाजपत राय का नाम आता है, और लाला लाजपत राय का नाम इसीलिए आता है क्योंकि लाला लाजपत राय ने पंजाब में साइमन कमीशन गो बैक का नारा देते हुए इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, और इनके ऊपर इतना लाठीचार्ज किया गया अंग्रेजों के पुलिस कर्मियों द्वारा कि इनको अस्पताल में भर्ती हो गया, यानी इनके पीठ पे बहुत लाठी मारा गया, तो ये अस्पताल में भर्ती हो गया, और उनके बाद इनका डेथ हो गया। अब इनका डेथ हो गया, और ये जब इनका एक वर्ड था कि लाला लाजपत राय एक वर्ड बोले थे कि मेरे पीठ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ये लाला लाजपत राय का आखिरी वर्ड था। करो या मरो का नारा किसने दिया, तो करो या मरो का नारा आपने दिया था महात्मा गांधी ने 1942 में। कौन सा आंदोलन था, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। अब हम आते हैं आज़ाद हिंद फौज। वहाँ पे हम बोले थे कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कोई एक संस्था का स्थापना किया था, भूल गए थे, लेकिन ये आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। कहाँ किए थे, तो इन्होंने सिंगापुर में किया था। 1942 में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना इन्होंने नहीं किया था, कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। कैप्टन किसने किया, तो कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था, और इनके जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता वो कौन थे, प्रमुख नेतृत्वकर्ता वो थे आपका सुभाष चंद्र बोस। वो प्रमुख नेतृत्वकर्ता सुभाष चंद्र बोस थे, जबकि कैप्टन मोहन सिंह ने इनकी स्थापना किया था। 26 नंबर क्वेश्चन आते हैं कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखो, ये आपका है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। देखो, पहला संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था, वो हुआ था 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक होता है। तो पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है। तो इसमें एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, और अस्थायी अध्यक्ष, और वो बनाया जाता है बनाया जाता है किनको, तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद दूसरा बैठक होता है 11 दिसंबर। उसके बाद 11 दिसंबर को दूसरा बैठक होता है, 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक। इसमें क्या किया जाता है कि राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है, और अस्थायी अध्यक्ष को हटा दिया जाता है। तो ये पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो वो जयप्रकाश नारायण ने किया था 1934 के आसपास, यानी 1934 में किया था इन्होंने। तो हमारा है राजस्थान पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी को बनाया था, तो पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम राजधानी बनाने वाला शासक था उदयन। इसने पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम राजधानी बनाया था। अब उदयन का जो पिता था वो था अजातशत्रु। उदयन का पिता कौन था, तो अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पिता बिंबिसार। अजातशत्रु का कौन था, तो पिता बिंबिसार था। और बिंबिसार जो ये
तीनों शासक थे, ये कौन थे? तो ये थे हर्यक वंश के। और हर्यक वंश के प्रथम हर्यक वंश को भारत का प्रथम वंश माना जाता है और इनके संस्थापक बिंबिसार को भारत का प्रथम राजा माना जाता है, बिंबिसार को। नेक्स्ट नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य में अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है? तो उसने राजनीति नीतियों पर प्रकाश डाला है। अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स नहीं है, अर्थशास्त्र मतलब इसमें है कि जितना पॉलिटिक्स का बात इसमें किया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन से। 31 नंबर क्वेश्चन बोलता है कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक है आपका जूल। न्यूटन किसका मात्रक है? तो न्यूटन बल का मात्रक है। वाट किसका मात्रक है? तो ये है शक्ति का मात्रक। और वही डाइन किसका मात्रक है? तो ये भी बल का मात्रक है। न्यूटन और डाइन दोनों बल का मात्रक है। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किसकी तो इकाई है? तो लाइट ईयर इकाई है आपका दूरी की इकाई क्या है? तो लाइट ईयर। नेक्स्ट नंबर 33 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पानी का घनत्व अधिकतम किस में होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो ध्वनि की चाल अधिकतम आपका होती है वायु, अधिकतम होती है ध्वनि की चाल ठोस में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। इस अनुसार स्टील में सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल होगी। 36 नंबर क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। 37 नंबर, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो दाढ़ी बनाने के लिए आपका उत्तर दर्पण का प्रयोग करते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति का इकाई है आपका वॉट। विद्युत शक्ति का इकाई वॉट है। विद्युत धारा यानी विद्युत धारा का इकाई क्या है? तो एम्पियर है। और वोल्ट है वो विद्युत शक्ति है। वोल्ट विभवांतर का है। वोल्ट है विभवांतर का। और जो कूलाम है वो कूलाम है विद्युत आवेश का। एक सेकंड हम इसको फिर से बताते हैं। विद्युत शक्ति का है वोल्ट, एम्पियर है विद्युत धारा एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा एम्पियर। वोल्ट है वो है विद्युत विभवांतर। और ये जो कूलाम है वो है शक्ति का। कूलाम है आपका विद्युत आवेश का। कूलाम किसका है? तो विद्युत आवेश का है। विद्युत आवेश का कौन सा मात्रक है? तो वो है कूलाम है। 39 नंबर क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? तो वो किया था रदरफोर्ड ने। 40 नंबर क्वेश्चन, नींबू का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान 2.2 के आसपास होता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ है आपका है हीरा। वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। 43 नंबर क्वेश्चन, लाफिंग गैस कौन है? तो N2A है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। तांबा और जस्ता मिलाएंगे तो आपका पीतल बनेगा। तांबा और जस्ता मिलाएंगे तो पीतल बनेगा। और तांबा और टिन मिलाएंगे तो ये बनेगा आपका कांस्य। तांबा और टिन मिलाएंगे तो ये कांस्य बनेगा। 45 नंबर, जंग लगने पर लोहा का भार क्या होता है? तो जंग लगने पर लोहा का भार आपका है बढ़ जाता है, क्योंकि यह नमी से जुड़ जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस किसको बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। और जो गोल्जी बॉडी होता है यानी गोल्जी काय होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रैफिक पुलिस इसको बोलते हैं हम लोग ट्रैफिक पुलिस, क्योंकि सारा पोषक तत्वों को इधर से उधर शरीर में ले जाने का काम यही गोल्जी काय करता है, तो इसको ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। न्यूक्लियस तो केंद्रक होता है, और जबकि राइबोसोम होता है ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का संश्लेषण कारण इसको क्या बोलते हैं? तो प्रोटीन फैक्ट्री के नाम बोलते हैं। राइबोसोम क्या करता है? 2 प्रकार का होता है, एक खुरदरा होता है और एक यानी प्लेन होता है। तो खुरदरा पे ज्यादा राइबोसोम होगा तो ज्यादा प्रोटीन का संश्लेषण कर देगा। अंतःप्रदब्ध जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अब देखो यहाँ पे एक बात है, 44 है, 44 प्लस x, अगर x मिल जाए तो ये बनेगा स्त्री यानी फीमेल। 44 और फिर 44 प्लस XY मिल जाए तो ये कौन बन जाएगा? तो ये मेल बन जाएगा। ठीक है, मेल बन जाएगा। तो ये जो 44 कॉमन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑटोसोम। इसको हम लोग ऑटोसोम बोलते हैं। ऑटोसोम। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं, ब्लड क्या है? तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, यानी ब्लड क्या करता है? तो हमारे एक दूसरे को जोड़ता है। 49 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी हमारा है फीमर है। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक अम्ल।
51 नंबर क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है आपका मधुमेह होता है।